सो हाय हेलो हाउ आर यू ऑल गाइस। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे हैं और सब कुछ बहुत अच्छा भी चल रहा है। ठीक है, तो जैसा कि सभी लोगों को पता ही होगा हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, समरी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और वो भी किसकी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो स्पेक्ट्रम की किताब होती है जिसको राजीव अहिर जी ने लिखा है। ठीक है, और इस वीडियो क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करें, चैप्टर 4 की, जिसका नाम है इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कन्क्वेस्ट, यानी कि भारत अब क्या है कि अंग्रेज़ों का गुलाम होने वाला है। ठीक है, यानी कि जो अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में देखा था कि जो डच थे, ठीक है, डच हो गए या फिर फ्रेंच की जो कॉलोनी थी या फिर जो इंग्लिश वालों की जो कॉलोनी थी और साथ में पुर्तगीज़ की जो कॉलोनी थी, हम लोगों ने देखा था कि इसमें सब हार गए थे। ठीक है, ये भी हार गया था, ये भी हार गया था, ये भी हार गया था। कौन रह गया था? सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले क्या करने वाले हैं कि भारत को गुलाम बनाने वाले हैं। ठीक है, कन्क्वेस्ट करने वाले, जीतने वाले हैं। तो उसके ठीक पहले का जो भारतीय साम्राज्य रहा है वो कैसा रहा है, इस बारे में ही हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए अब इसमें हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि पहला टॉपिक यहाँ पे दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि वाई मुगल एम्पायर्स डिनाइंड। ठीक है, यानी कि मुगल एम्पायर क्यों ख़त्म हो गया। तो देखिए, मुगल एम्पायर में ख़त्म होने की बहुत सारी वजह है। ठीक है, यहाँ पे ये डॉट डॉट करके पॉइंट्स, कई सारे पॉइंट्स दिया गया है। इन सभी एक एक पॉइंट्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो जो इसमें पहली चीज़ आ रही है कि वीक सक्सेसर्स। ठीक है, यानी कि जो किंग था मुगल एम्पायर में, जो किंग हुआ करता था, जो राजा हुआ करता था, राजा के बाद यानी राजा की मरने के बाद जो राजा बनेगा, किंग बनेगा, वो कैसे आए, वीक होते गए। ठीक है, और वीक किसके बाद होते गए? औरंगजेब के बाद। ये औरंगजेब जो दिख रहा है ना, ठीक है, ये औरंगजेब क्या है भैया? स्ट्रॉन्ग रूलर है। ठीक है, या फिर हम लोग इसको एबल रूलर भी कह सकते हैं। ये सही तरीके से रूल कर सकता था, इसके पास कैपेसिटी है, कैपेसिटी थी। लेकिन इसके बाद के जितने भी रूलर आएंगे, ठीक है, एक आएंगे कौन भैया? रंगीले साहब। रंगीले साहब का वही काम है जो आप इंद्र देवता की इंद्र देवता की कहानियों में सुने होंगे। ठीक है, आप जानते होंगे कि मदिरा, अप्सराएं, इस तरीके का नृत्य होना, इस तरीके के इंद्र देवता काम करवाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से रंगीला साहब का भी यही काम था। और शाह आलम टू है आएंगे। ठीक है, शाह आलम टू भाई, इनको तो बहुत भयंकर तरीके से बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर मई 1764 में, ठीक है, यहाँ पे अंग्रेज़ों ने क्या करा, बहुत भयानक तरीके से हरा दिया। ठीक है, उसी तरीके से इसमें और लोग भी आएंगे, जैसे कि एक फरोक्सियर है। ठीक है, जिसका कि पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो फरक्सियर साहब ने, आपने देखा ही था कि उसने तो क्या करा भैया, फरमान ही दे दिया, रजामंदी ही दे दिया अंग्रेज़ों को कि लो, पूरी तरीके से हम परमिशन देते हैं कि जाओ भारत को लूटो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मुग़ल एम्परर के मिटने की वजह क्या है कि भैया जो राजा था, ठीक है, उसको पता ही नहीं कि राजगद्दी कैसे चलाई जाती है, उसको यही नहीं पता है कि साम्राज्य कैसे रूल किया जाता है, कैसे शासन किया जाता है। ठीक है, तो औरंगजेब जो एबल रूलर तो था, ठीक है, लेकिन ये अभी बहुत उल्टे सीधे काम करेगा, हम लोग अभी आगे देखेंगे, यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, जिस वजह से इसका भी जो शासन है बहुत अच्छा नहीं चल पाया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं इसमें क्या है, एब्सेंस ऑफ डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन। ठीक है, अच्छा एक चीज़ समझिए, ठीक है, जितने भी हिंदू राजा हुए थे भारत में, उनमें ये तय हुआ करता था कि जो राजा बनेगा वो कौन बनेगा, जो फादर होगा या फिर जो किंग होगा, ठीक है, उसका जो बड़ा बेटा होगा, ठीक है, कौन सा वाला, बड़ा बेटा या फिर एल्डर सन। ये प्रथा जो कहें एल्डर सन, ये जो चली आ रही थी कि भैया वहीं को क्या बनेगा, राजगद्दी संभालेगा, वहीं किंग संभालेगा। ठीक है, वही राजा बनेगा। जैसे आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात करें तो चारों भाइयों में सबसे बड़े कौन थे? राम थे। ठीक है, तो राम भैया क्या थे, बड़े आदमी थे, तो इसीलिए इनको राजा बनना था। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि भाई कुछ कहानी अलग तरीके से रामायण में है, वहाँ पर किसी और तरीके से इनके साथ षड्यंत्र करके इनको राजगद्दी से हटाया गया। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे समझो कि इसके पहले जितने भी भारत में
लगभग जितने भी राजा हुए उनमें ये बात तय थी कि राजगद्दी पे कौन बैठेगा, यानी कि जो एल्डर सन होगा, बड़ा वाला सन होगा सबसे, वही राजा बनेगा। लेकिन भैया मुगल एम्परर में ऐसी कोई बात ही नहीं है, ठीक है। पता नहीं कौन कैसे किस तरीके से कोई कुछ भी राजा बन जा रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से क्या ये बातें समझ में आ रही है, ये तय ही नहीं है ना। तो इससे दिक्कत क्या होगी, इससे दिक्कत होगी भैया क्या, लोगों में, ठीक है, लोगों में जो आपके राजगद्दी के प्रति, ठीक है, जो ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है बदलती हैं। यानी कि जैसे औरंगजेब जो था, ठीक है, ये खुद आप देखेंगे तो अपने ही कई भाइयों को, शायद 3 भाइयों को मार के राजगद्दी पे बैठ गया। शाहजहाँ जो थे, ठीक है, ये अपने ही खुद खानदान में पता नहीं कितने लोगों को मार के राजगद्दी पे बैठ गए, ठीक है। यानी कि ये लोग आपस में ही खानदानी लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, और इनमें ये तय ही नहीं बात है कि राजगद्दी पे बैठेगा कौन, ठीक है। तो इससे लोगों में जो आपके राजगद्दी के प्रति जो रूलिंग फिलॉसफी है उसके प्रति लोगों की जो ईमानदारी थी, जो लिबरलाइजेशन कहें या भक्ति थी, ठीक है, वो चीज़ भी क्या है बदल रही थी, ठीक है। अब मेरे ख्याल से बातें समझ में आई होंगी। उसके बाद ये देखो, औरंगजेब जो है ये रूलर सही तरीके से काम तो कर रहा था, लेकिन इसकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी ना, ठीक है, यानी ये बहुत ही तरीके से इस्लामिक क्या था, इस्लामिक कट्टरपंथी पर उतर आया था, ठीक है। एक तो इसने आप देख सकते हैं कि जजिया कर लगा दिया। ये जजिया क्या क्या था भैया, कि जितने भी नॉन मुस्लिम लोग हैं, ठीक है, नॉन मुस्लिम, उनको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो यानी कि राजा जो होता है वो कभी भी एक धर्म को लेकर नहीं चल सकता है ना भाई, क्योंकि भारत में आप देख ही सकते हैं कितने ज़्यादा धर्म का यहाँ पर डाइवर्सिटी है। इसीलिए तो इंडिया को क्या बनाया गया है, सेक्युलर कंट्री बनाया गया है, ठीक है, सेक्युलर कंट्री। इसका मतलब यही होता है कि जो यहाँ पर जो राजा होगा या जो गवर्नमेंट होगी वो किसी भी एक धर्म के फेवर में बात नहीं करेगी। तो भैया औरंगजेब साहब एक काबिल शासक तो थे, लेकिन ये धर्म के नाम पर बहुत ही कट्टरपंथी थे। साथ में डिक्कन पॉलिसी, डिक्कन पॉलिसी माने क्या है कि डिक्कन में क्या थे कि जो जैसे होता है ना, एक शिया होता है, ठीक है, और एक सुन्नी होता है, ठीक है। तो भैया ये शिया सुन्नी में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव कर रहे थे, इसलिए ये साउथ में जो डेक्कन का लोकेशन है उसको कब्ज़ा करने के लिए ज़बरदस्ती का धर्म का उत्पीड़न, रिलीजियस डिस्ट्रक्शन शुरू कर दिया था, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेक्कन पॉलिसी बोलेंगे। तो ये भी वजह है, ठीक है। तो इसकी वजह से हुआ क्या, औरंगजेब ने रिलीजियस पॉलिसी या डेक्कन पॉलिसी इस तरीके की चीज़ों को अपनाया, तो इससे हुआ क्या, ठीक है, इसके खिलाफ देख सकते हैं राजपूत, सिख, जाट, मराठा, ठीक है, ये सारे लोग क्या हैं इसके खिलाफ आ गए, ठीक है। मेरे ख्याल से बातें समझ में आऊँगी। उसके बाद आप देख सकते हैं डी जनरेशन ऑफ रूलर्स एंड नोबल्स। अच्छा एक चीज़ समझ लेते हैं थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कि ये आपका इतना बड़ा मुग़ल एम्पायर है, ठीक है। अब इस मुग़ल एम्पायर में यहाँ पर ये इसका सेंटर है जहाँ पे राजा हुआ करता है, ठीक है, ये इसका महल है या फिर किला है। तो ये क्या करता है, छोटे छोटे अपने आसपास के लोगों में ज़मीन के आधार पर, ठीक है, कुछ ज़मींदार को अपॉइंट करता था, ठीक है। ये ज़मींदार कौन थे भैया, कौन होते थे, यानी कि बात को समझना, यानी कि यहाँ पे ये जो सब खेत दिख रहा है ना, ज़मीनें दिख रही हैं, ठीक है, इस ज़मीनों पर ज़मींदार की हुकूमत चलेगी। और ये ज़मींदार क्या करता था, इस पे किसानों से, पीजेंट से, ठीक है, खेती करवाता था, और उससे जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो रेवेन्यू यहाँ पे जो किले में राजा रहता था उसको भी देता था, और कुछ रेवेन्यू अपने पास भी लेता था, ठीक है। तो ये इसकी रूलिंग की एक तरीके की इसकी व्यवस्था थी। और साथ में इसके किले में या फिर इसके फोर्ट में सेंटर में क्या था, कैपिटल में, ठीक है, कुछ नोबल्स हुआ करते थे, ठीक है, नोबल्स हुआ करते थे जिसको हम लोग जागीर कहें, ठीक है, यानी सॉरी जागीरदार कहें, ठीक है, जागीरदार। तो ये जागीरदार हुआ क्या करते थे भैया, ये इसके साथ रहा करते थे। जैसे आप सुने होंगे कि अकबर के साथ बिरबल रहा करता था। तो बिरबल क्या है भैया, बिरबल एक जागीरदार की सबसे ऊंची पोस्ट पर काम कर रहे हैं। यानी कि जैसे आप इस तरीके से समझे, प्राइम मिनिस्टर यदि हमारे देश में सारे जितने भी कदम होते हैं उसको उठाने के लिए जिम्मेदारी रखता है, ठीक है, तो इसके साथ में होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं भैया,
ये इसके सलाहकार हो गए, ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरी क्या हो गए भैया, ये इसके सलाहकार हो गए, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या हो गए भैया, ये इसके सलाहकार हो गए। यानी काम तो प्रेसिडेंट ही करेंगे, लेकिन इन लोगों के क्या बोलेंगे हम लोग, साथ में रह के करेंगे। उसी तरीके से जो यहाँ पे जो किंग था, ठीक है, मुगल एम्पायर का जो किंग हुआ करता था, वो कुछ नोबल्स रखता था। यानी जैसे होम मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, इस तरीके से नोबल्स रखता था। उसमें एक मुख्य रूप से कौन हो गया, जागीरदार हो गया, ठीक है। तो ये नोबल्स क्या करते थे भैया, इस की रूलिंग में सपोर्ट करते थे, ठीक है, सपोर्टिंग इन नेचर। तो बात समझिए कि ये खुद ही जो इसके रूलर्स हैं, इसके जो नोबल्स हैं, ये खुद अपने में ही अलग हो जा रहे हैं। अलग होने की वजह क्या है कि यहाँ पे जो राजगद्दी के लिए खुद ये राजा महाराजा लोग अपने में ही लड़ाई कर रहे हैं। तो इनके जो नोबल्स हैं, रूलर्स हैं, वो क्या करेंगे, बोलेंगे भैया जब तुम राजा बनने के लायक ही नहीं हो, तुम्हें खुद नहीं पता है कि राजगद्दी पे कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, तो हम किसके अधीन रह के रूल करेंगे। यानी कि बस ये समझ जाओ, इस पॉइंट का कहने का मतलब क्या है कि जो इनके जो अंतर्गत छोटे मोटे रूलर्स हुआ करते थे या फिर नोबल्स हुआ करते थे, वो खुद इनसे अलग होते गए, जिस वजह से भी मुग़ल एम्पायर को ख़त्म होने में, विनाश होने में एक वजह मिली, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, इनके पास बहुत अच्छी आर्मी भी नहीं थी, ठीक है। अब भैया अंग्रेज़ बात को समझिए, अंग्रेज़ चला रहे हैं तोप, ठीक है, गोले बरसा रहे हैं, और आप तीर धनुष से या पुराने ज़माने की किसी हथियार से लड़ाई लड़ रहे हैं, कितनी लड़ाई लड़ोगे, नहीं टिक सकते ना। तो इनकी आर्मी भी क्या है, बहुत अच्छे, वेल ट्रेंड नहीं थी। अंग्रेज़ों की आर्मी क्या थी भैया, वेल ट्रेंड थी। उनको सिखाया जाता था, ट्रेनिंग दिया जाता था, अच्छी सैलरी दी जाती थी, और साथ में उनका एक डिसिप्लिन हुआ करता था। और वो यहाँ तक कि अपने कंपनी के प्रति, अपने ब्रिटेन के प्रति, ब्रिटिश के प्रति क्या होते थे, लॉयल होते थे, वफादार हुआ करते थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी आर्मी भी बहुत अच्छी नहीं थी, और आर्मी भी क्या होती गई, धीरे धीरे विखंडित होती गई। अब इसके बाद जो पॉइंट लिखा है, ठीक है, टू वास्ट एम्पायर, ठीक है। अब जो मुग़ल साम्राज्य है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। मैं आपको मैप में दिखाऊं तो आप मैप में देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा है, ठीक है। तो आप यहाँ देखें, देखिए इधर मैप में देखिए भैया, ये जो है आपका मुग़ल साम्राज्य, देखिए ये कितना बड़ा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आज का जो कुछ पाकिस्तान का हिस्सा भी है, ठीक है, ये कश्मीर दिख रहा है, ठीक है, और कुछ इधर के आप देख सकते हैं कि ये वेस्ट के, ठीक है, कितना ज़्यादा, यानी कि ये इतना बड़ा है यदि मुग़ल एम्पायर है, ठीक है, इतना बड़ा मुग़ल एम्पायर है। और साथ में जो आपका जो किंग होगा, जो सेंटर पे, ठीक है, जो कैपिटल पे रह रहा होगा, ये किंग यदि कमज़ोर है, ये अपने कैपिटल में ही मार काटी चल रही है, अपने ही ख़ानदान में, वंशज में एक दूसरे को मार काट करके, यहाँ पे मार के, भाइयों को, चाचाओं को इस तरीके से मार के, ठीक है, राजगद्दी पे बैठ रहे हैं। तो क्या इतना बड़ा एम्पायर आप चला पाएंगे, ये लोगों का विश्वास कैसे जीत पाएंगे, ठीक है, लोगों का विश्वास कैसे जीतेंगे भैया, इसमें दिक्कत होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें एक ये भी वजह है कि ये जो मुग़ल एम्पायर था, ये काफ़ी बड़ा था, और इसको संभालने के लिए एक बहुत ही काबिल राजा की आवश्यकता थी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा आपको। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो पॉइंट कह रहा है, ठीक है, आप देखें कि इस पॉइंट में क्या कह रहा है कि एक्सटर्नल इन्वेशन, यानी कि एक तो आपका जो साम्राज्य है, आप इसको बहुत अच्छे से संभाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप ठहरे वीक रूलर, ठीक है। अब बाहर से, विदेश से भी इस पे आक्रमण हो रहा है, ठीक है। और मेनली ये आक्रमण किधर से होते थे, ये वेस्ट से होते थे, ठीक है। तो आप देखें कि यहाँ पे एक ईरानी किंगडम दिख रहा है, ठीक है, और ये दुरानी किंगडम दिख रहा है। इसके दो मुख्य यहाँ पे आप देख सकते हैं, लुटेरे कहें हम लोगों इसको, क्या है, एक तो नादिर शाह दिख रहा है, ठीक है, और दूसरा अहमद शाह अब्दाली दिख रहा है, ठीक है। यानी कि ये बाहर से, ठीक है, मेनली प्रिंस ऑफ पर्सिया, सुने फिल्म देखे हैं ना, प्रिंस ऑफ पर्सिया। तो जो पर्सिया था, उसको आज के ज़माने में क्या कहते हैं, ईरान कहते हैं, ठीक है। तो ये भैया जो ईरानी दिख रहे हैं आप, ईरान, ठीक है, ईरानी किंगडम, यानी ईरान से आ रहा है कौन, नादिर शाह। तो ईरान से जैसे ही ये आ रहा है, आने के बाद ये बहुत लूटपाट मचाता है, ठीक है, बहुत। यहाँ तक कि ये जो नादिर शाह है, ये आया तो इसने क्या करा, पीकॉक थ्रोन लूट लिया, ठीक है, पीकॉक थ्रोन। और इसी पर क्या लगा था, कोहिनूर लगा हुआ था, यानी कि ये लूट पाट करके लेके भाग गया, ठीक है। और उसी तरीके से आप देखिए, ये जो अहमद शाह अब्दाली दिख रहा है, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, ये अहमद शाह अब्दाली तो भैया भारत में आने के बाद इसने गजब तरीके का भयंकर तबाही मचाया। इसने थर्ड बैटल
ऑफ पानीपत में, ठीक है, यानी 1761 में इसने तो भैया क्या करा, मराठाओं को हरा दिया, बर्बाद कर दिया, ठीक है। यानी कि जो मराठा हमारे देश में निकल रहे थे, उभर रहे थे, ये अंग्रेज़ों को लुहा दे सकते थे। आगे हम लोग चल के ये पढ़ेंगे, ठीक है। उन मराठाओं को उन मराठाओं को अस्त-व्यस्त कौन कर चुका है भैया, ये आप देख सकते हैं, अहमद शाह अब्दाली। और ये भी चीज़ें हैं, ये आके हमारे देश में लूट-पाट मचाते थे। और यहाँ पे जो किंग है वो खुद कमज़ोर है, यानी भीतर तो ये खुद इसकी तानाशाही अच्छे से चल नहीं पा रही है, और बाहर से भी इसमें आक्रमण हो रहे हैं। तो भैया कितना ये सह पाएगा मुग़ल साम्राज्य, ठीक है। तो इस पॉइंट में यही समझाया जा रहा था, ठीक है। इकोनॉमिक डिक्लाइन देखें हम लोग, तो पहली बात तो ये लोग खूब मुग़ल साम्राज्य वाले क्या कर रहे हैं, खूब ढेर सारा लड़ाई लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, ठीक है। तो युद्ध में क्या होता है भाई, बहुत ढेर सारे पैसे खर्च होते हैं ना, ठीक है। और पैसे आने का जो उस समय साधन था, या जो हम लोग सोर्स कहें, रिसोर्स कहें, वो क्या था भैया, एग्रीकल्चर। आज के ज़माने में ऐसा थोड़ी है कि अभी आप देख सकते हैं प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, टर्शरी सेक्टर हो गया, ठीक है। ये हम लोगों को कौन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक, प्राइमरी सेक्टर। और ये मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इकोनॉमिक्स में आप पढ़े होंगे, ठीक है। टर्शरी सेक्टर आपका कौन सा हो गया, सर्विस हो गया, ठीक है, सर्विसेज। तो आज जैसी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें आपका इकोनॉमी जो है इतनी तरीके से डेवलप करिए, ऐसा पहले नहीं था। जो भी खेती बाड़ी होती थी, ठीक है, उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था वहीं राजा को मिलता था, वहीं मुख्य रूप से उसकी क्या कहें, शाही घराने की या राजशाही घराने का जो राजकोष होता था उसकी मुख्य रूप से कमाई हुआ करती थी। तो भैया ये लोग बेमतलब का इतना धुआंधार युद्ध लड़ते जा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी खेती हो नहीं रही है। तो इनमें क्या हो रहा है कि भैया ट्रेड और इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा विकसित करी नहीं है, ठीक। तो इनसे क्या दिक्कतें होती थी कि भैया इनका जो रॉयल ट्रेजेडी है, ठीक है, जो शाही राजकोष है वो ख़त्म हो रहा है। जब पैसा ही नहीं होगा किसी भी सत्ता, शासन, ताकत, राज्य, स्टेट या राजा के पास, तो वो कैसे राज कर पाएगा। तो मुग़ल साम्राज्य के ख़त्म होने में एक ये भी मुख्य भूमिका रही है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने देख लिया था कि भैया ये आपका जो देश दिख रहा है, इस देश में, ठीक है, घूमते घूमते इस तरह से केप ऑफ गुड होप से घूमते घूमते इधर से यूरोपियंस भी तो आ चुके थे। तो जब खुद यहाँ पर एक अलग तरीके की राजनीति चल रही है हमारे देश में, यूरोपियंस खुद आकर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाएंगे, अभी आप देखेंगे आगे चल के डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। तो भैया ये भी दिक्कत हुई यहाँ से यूरोपियंस को संभाल पाने में, टैकल करने में मुग़ल एम्पायर को, ठीक। उसके बाद आप देख सकते हैं शिफ्टिंग, जो एलिगेंस ऑफ जमींदार्स हो गए और ये जागीरदारी क्राइसिस, इन दोनों को मैं एक ही में समझा दूँ, ठीक है, कि ये हम लोगों का मान लीजिए मुग़ल एम्पायर का जो कैपिटल हो गया, ये मुग़ल एम्पायर के अधीन इतना सारा क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए कि जो यहाँ जो छोटे छोटे खेत हुआ करते थे, ठीक है, इन खेतों पर किस तरीके से खेती करवाना है, ये किसकी जिम्मेदारी हुआ करती थी, ये जिम्मेदारी हुआ करती थी ज़मींदार की, ठीक है। और यहाँ पे जो नोबल हुआ करते थे इसके सेंटर में, कैपिटल में, वो नोबल कौन हुआ करते थे भैया, जागीरदार, ठीक है, जागीरदार हुआ करते थे। अब एक चीज़ समझिए, ये जो राजा है, ठीक है, ये खुद इतना बेवकूफ़ है या वीक रूलर है, ठीक है, वीक सक्सेसर आप देख सकते हैं। तो ये जो ज़मींदार हुआ करते थे ये सोचते थे कि जब राजा हमारा कुछ उखाड़ ही नहीं लेगा, ठीक है। मैं इन शब्दों का प्रयोग करके यदि आपको वैसा नहीं लगा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, कि राजा जब हमारा कुछ कर ही नहीं लेगा तो ये जो ज़मीन है, क्यों ना हम इस पूरी ज़मीन पर अपना ही कब्जा कर ले, और जो राजा को रेवेन्यू देते थे, ठीक है, वो देने की आवश्यकता ही पड़े ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया ज़मींदार खुद अपने कामों से लॉयल नहीं था, ठीक है, अपने राजा के प्रति लॉयल नहीं था, ठीक है। वो खुद क्या कर रहे थे कि अपने ही विचारों से पलट जाते थे, ठीक। उसके बाद उसी तरह से सेम चीज़ यहाँ पे जो जागीरदार था वो भी तो ये सोचेगा, ठीक है, कि जब मेरे अंडर इतनी पुलिस प्रशासन की व्यवस्था आ रही है, ठीक है, या किसी ख़ास तरीके की जुडिशियल एक्टिविटी में मैं इन्वॉल्व हूँ, और राजा हमारा ठहरा है बेवकूफ़, ये सही तरीके का काबिल या धुरंधर नहीं है, ठीक है, तो क्यों न जितनी भी व्यवस्था है उसको मैं काबिल, जितनी भी व्यवस्था पर मैं अपना हक समझता हूँ, क्यों न उसे मैं अपना ही लूँ, ठीक है। अरे भाई सिंपल सी बात है, जितने एरिया में आप तानाशाही कर पाने के काबिल होते हैं उतने एरिया में तानाशाही ज़रूर करते हैं। यहाँ तक कि यदि आपको अपनी क्लास का मॉनिटर बना दिया जाता रहा होगा, ठीक है, तब भी आप
50 बच्चों की क्लास में तानाशाही करते थे। उसी तरीके से ये ज़मींदार क्या करा भैया, इस ज़मीनों पे तानाशाही करना शुरू कर दिया, और जो जागीरदार साहब थे वो अपने किसी ख़ास विभाग में जहाँ पे उनका जो सेंक्शन हुआ करता था उसमें वो तानाशाही करना शुरू करिए। यानी राजाओं के प्रति ये वफादारी करना इन लोगों ने क्या करा, छोड़ दिया। तो इस पॉइंट का मतलब और इस पॉइंट का मतलब मैंने समझा दिया है, ठीक है। उसके बाद आप ये पॉइंट देखें, राइज ऑफ रीजनलिज्म एस्पिरेशन, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, इतना बड़ा जो हम लोगों का, ठीक है, मुग़ल एम्पायर था। चलो मैं मैप में ही दिखाता हूँ, ठीक है। देखो आप, अब देखो कि ये इतना बड़ा आप देख सकते हैं कि मुग़ल एम्पायर है। यहाँ पे जो राजा बैठा है, ठीक है, राजा वो मतलब बेवकूफ़ बनता जा रहा है। तो आप देखें, इसमें देख सकते हैं, ठीक है, कि ये जो राजपूताना एरिया दिख रहा है, ये बोलेगा क्यों भैया हम मुग़ल के अधीन रहेंगे, हम अपने से ही अपना राज्य संभालेंगे, अपनी राजगद्दी संभालेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्या हैं कि छोटे छोटे क्या करे भैया, ये लोग अपने एरिया में अपनी ही, ठीक है, अपने एरिया में अपनी ही राजशाही निकलना शुरू कर दिए, या फिर बहुत सारे रीजनलिज्म राजा निकल कर आना शुरू किया। तो वही यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, कि जैसे यहाँ पे आप अवध देख सकते हैं, ठीक है। अवध में कौन था भैया, सादात खान था, ठीक है। बंगाल में कौन था, मुर्शीद अली खान। हैदराबाद में कौन था भैया, निज़ाम उल मुल्क थे। मैसूर में कौन था, हैदर अली था, ठीक है। ये सब आगे आएगा नाम, अभी घबराना नहीं है, ठीक है। हैदर अली था। उसी तरह से केरला में भी भैया आ गए, राजपूत में अजीत सिंह थे, ठीक है। यानी ये सारे लोग खुद, इन लोगों को मौका मिला, ये खुद उभर कर आ गए, ठीक है। हैदर अली के बाद इसको कौन संभालेगा, टीपू सुल्तान। तो ये सब अभी आएगा, ठीक है, अभी डरना नहीं है, ठीक है। तो ये सब खुद लोग भैया अपना क्या कर रहे थे, यहाँ से अलग अलग तरीके की राजगद्दी खुद संभालना शुरू कर रहे थे। तो पूरा एक चीज़ समझ जाओ कि जब इतनी सारी वजहें हो रही हैं तो जो मुग़ल एम्पायर है वो कैसे टिक पाएगा। अब मुग़ल एम्पायर जैसे ही ख़त्म होगा, इसके पहले वाले मैंने वीडियो में बताया था, जैसे ही मुग़ल एम्पायर ख़त्म होगा, आपने देखा मैप में, ठीक है, जितना बड़ा भारत है मुग़ल एम्पायर के कंट्रोल में था, वो सारा धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से बातें समझ में आई होंगी। तो इसमें थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो राइज ऑफ रीजनली क्या पढ़ेंगे इसको, रीजनल स्टेट्स, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी में था, सक्सेसर थे, ठीक है, इंडिपेंडेंट थे और न्यू स्टेट्स थे। सक्सेसर माने कौन है कि भैया जो मुग़ल एम्पायर के अधीन रहकर काम करेंगे, लेकिन वो अपने तरीके से काम करेंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट यानी जो पूरी तरीके से क्या है कि अपने क्या बोलेंगे, आज़ाद तरीके की वो साम्राज्य का गठन करेंगे, ठीक है। न्यू स्टेट्स कुछ नए निकल कर भी आ गए, ठीक है। तो ऐसे ही बस देख लो आप, हैदराबाद में निज़ाम उल मुल्क आ गया, ठीक है। बंगाल में कौन आ गया, मुर्शीद कुली खान आ गया। अवध में सादात खान आ गए, ठीक है। और इंडिपेंडेंट स्टेट में मैसूर आ गया, हैदर अली आ गए, ठीक है। केरला में आप देख सकते हैं कि किम ये वर्मा साहब आ गए। राजपूत में राजा आप ये देख सकते हैं, राजा सवाई सिंह आ गए, ठीक है। और उसी तरह से मराठा आ गए, सिख आ गए, जाट आ गए। ये सब ऐसे ही जानते रहना, ये सब आगे हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना रहने दिया जाए, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा दूँ, अभी मेरे दिमाग में आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लो, कैसे ये प्रीलिम्स में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। ये प्रीलिम्स का ही क्वेश्चन है। अब ये किस साल में पूछा ये मुझे बहुत अच्छे से अभी तो याद नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी देखना, पढ़ने के बाद कैसे पता चलेगा कि प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको किस तरीके से लगाना होता है। देखो, जैसे क्वेश्चन लिखा है, हाउ डिड द मुगल एम्परर ऑफ जहान दर्शन, ठीक है, रीजन केम टू अर्ली एंड। यानी कि जो मुग़ल एम्परर जहान दर्शन है, इनकी जो साम्राज्य है वो पहले ही कैसे ख़त्म हो गई। ऑप्शन को पढ़ें, ठीक है, कि वो अपने वज़ीर से निकाल दिया गया, भगा दिया गया, ठीक है। वो इसलिए मर गया क्योंकि वो सीढ़ियों पे चढ़ रहा था और गिर गया, ठीक है। ऑप्शन पढ़ के आपको कैसा लग रहा है, सीढ़ियों पर चढ़ के गिर गया, मर गया। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ये जो जहान दर्शन साहब हैं ये गिर गए, मर गए, ये कुछ ऑप्शन जमा नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गया। ही वॉज डिफेटेड बाई हिज नेफ्यू इन बैटल, यानी कि वो अपने किसी रिश्तेदार से, ठीक है, नेफ्यू से, ठीक है, नेफ्यू समझते हैं ना आप, ठीक है, किसी युद्ध में क्या करा, मार दिया गया। या वो इसलिए मर गया क्योंकि वो बहुत सारा शराब पीता था। आप खुद से पढ़ के देखो, शराब पीने वाली बात तो कुछ जमी नहीं, ये कट गया। सीढ़ियों पर से गिर के मर गया, ये बात भी कुछ जमी नहीं, ये कट गया, ठीक है। वज़ीर साहब उसको निकाल दिए
और अभी हम लोगों ने देखा कि मुग़ल एम्परर में जो राजगद्दी है वो हमेशा हम देखें कि आस-पास के उसके अपने ही रिश्तेदार हो गए या कोई चाचा, भतीजा, भांजा इस तरीके की मार-मार के वो खुद राजगद्दी पर बैठ रहे हैं। तो आप देखो कि इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में आपको कौन-सा वाला ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है? आप देख सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन क्या है, ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है? मेरे ख्याल से बातें समझ में आई होंगी, ठीक है? एक और क्वेश्चन मैं दिखा दूँ। देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पे जो प्रीलिम्स में पूछा गया है, ठीक है? देखो ये क्या कह रहा है भैया कि मुग़ल इंडिया के बारे में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जागीरदार एंड ज़मींदार, ठीक है? जागीरदार और ज़मींदार के बारे में कौन सी बात सही है, ये 2019 में पूछा गया है। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो, जागीरदार्स वेयर लैंड असाइनमेंट्स इन लिeu जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज़। अच्छा एक बात तो अभी समझ में आती है कि जो जागीरदार थे, ये जो नोबल्स थे, ठीक है, ये जुडिशियल एक्टिविटी में, पुलिस ड्यूटी में ये शामिल हुआ करते थे, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। वेयर एज जमींदार्स वेयर होल्डर्स ऑफ रेवेन्यू राइट विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है। यानी कि ये ज़मींदार साहब जो थे, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि रेवेन्यू ड्यूटी, ठीक है, आप देख सकते हैं ना, रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन के बाहर ये किसी और तरीके की ड्यूटी नहीं कर सकते थे। क्या ये बात आपको जच रही है, ठीक है? यानी कि ये जो ऑप्शन लिखा है एनी ड्यूटी, यानी कि ये पूरी तरीके से बात ऐसी कही जा रही है कि जो ज़मींदार है, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन के बाद वो कोई और काम कर ही नहीं सकता। अरे भाई क्यों नहीं कर सकता? हो सकता है कि वो किसी तरीके की भलाई में इंक्लूड हो सकता है कि किसी और तरीके की ज़रूरत पड़ने पर किसी और तरीके की काम ले लिया जाता हो। जैसे आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं, आप देखते हैं कि उनका काम क्या होता है, मेनली पढ़ाना होता है, ठीक है। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है तो इन टीचर को देखते हैं कि आप गवर्नमेंट इलेक्शन में कराने के लिए, ठीक है, सही तरीके से इलेक्शन कराने के लिए, वोट की काउंटिंग कराने के लिए भी इनको शामिल कर लिया जाता है। तो आप एक बात को समझिए, जो ज़मींदार है, ठीक है, ये मुग़ल एम्परर के, ठीक है, मुग़ल एम्परर कहें या मुग़ल एम्पायर कहें, इसके अधीन इसकी एक तरीके की क्या है, नौकरी है। लेकिन क्या ये रेवेन्यू कलेक्शन छोड़कर कोई और काम कर ही नहीं सकता? देख सकते हैं आप यहाँ पे एनी ड्यूटी विदाउट ऑब्लिगेशन, ठीक है, ये कोई और काम कर ही नहीं सकता। तो ये बात तो कुछ जमी नहीं, यानी पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, इसका गलत हो गया, ठीक है, यानी ये बात गलत हो गई। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, तो दोनों सही होने के चांसेस क्या हैं, बिल्कुल पूछ रहा है ना, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, तो दोनों सही तो हो नहीं सकते, या तो अब दूसरा सही होगा या तो क्या है कि दोनों ही गलत होंगे। देखिए इसमें क्या है कि ये वाला जो जागीरदार के बारे में जो बात कही जा रही है ना, जुडिशियल और पुलिस एक्टिविटी, ये वाली बात सही है, ठीक है, लेकिन पहले ऑप्शन में ये दूसरा वाला ऑप्शन जो ज़मींदार के बारे में जो बात कही जा रही है, ठीक है, ये बात क्या है, गलत है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है भैया, लेड असाइनमेंट्स टू जागीरदार वेयर हेरिडेटरी, ठीक है, एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार वेयर नॉट हेरिडेटरी। देखिए एक बात समझिए, अभी इसके पहले मैंने बताया था कि जो सेंटर में जो नोबल्स हुआ करते थे, ठीक है, क्योंकि उनको आप देखिए जुडिशियल एक्टिविटी, पुलिस ड्यूटी, इस तरीके की चीज़ों को संभालना है, ठीक है, तो वो कैसा होना चाहिए, काबिल होना चाहिए, है ना, टैलेंटेड होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। यानी कि जो राजा के आसपास रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही बेवकूफ़ आदमी को रख लिया जाएगा, वो काबिल आदमी होना चाहिए। यानी अकबर, ठीक है, आप बात को समझिए, अकबर के साथ यदि बीरबल था, ठीक है, तो बीरबल भैया काबिल है, इसलिए वो अकबर के साथ रहता था। अब बीरबल का लड़का बेवकूफ़ हो तो ऐसा नहीं कि बीरबल का लड़का बेवकूफ़ है तो भी वो अकबर के साथ रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर बात समझिए कि जो जागीरदार है वो हेरिडेटरी पोस्ट था। अरे भाई हेरिडेटरी माने क्या, कि यानी कि बीरबल का लड़का भी अकबर के साथ रहेगा, ये बात नहीं है, ठीक है, ये बात क्या हो गई, इसकी गलत हो गई। उसी तरीके से आप देखें, जो ज़मींदार है वो हेरिडेटरी नहीं था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो ज़मींदार की पोस्ट थी वो कैसी थी, हेरिडेटरी थी, यानी ज़मींदार का लड़का क्या था, ज़मींदार ही होता था, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि दूसरा वाला भी गलत हो गया, तो दूसरा वाला गलत हो गया, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है, और ये ऑप्शन भी गलत है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो गया, नाइदर 1 एंड 2, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। जैसा भी लगा है भाई कमेंट करो, ठीक है, मुझे पता चले कि कैसा समझ में आ रहा है, कैसा चल रहा है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है।